अबीरा ने लगाया आदित्य पर इल्जाम। चैप्टर 12 चलिए शुरू करते हैं। आदित्य अवीरा के बालों में उंगली उलझते हुए एकदम से पलटकर अवीरा को अपने ऊपर लेटा लेता है, जिससे अवीरा तो मन ही मन आदित्य को गालियां देते हुए घबराकर कहती है, इसने मुझे रात भर इतना ज्यादा परेशान किया और क्या इससे भी इसका दिल नहीं भरा? आखिर अब ये करना क्या चाहता है मेरे साथ? क्या इसे ऑफिस नहीं जाना? प्लीज प्लीज भगवान जी मुझे बचा लो। अबीरा मन ही मन भगवान जी से मदद मांग रही थी, लेकिन अफसोस यहाँ पर भगवान जी भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। यहाँ उसे आदित्य से अकेले ही निपटा था। वही अवीरा रात को आदित्य का असली बाला लस्टी मॉन्स्टर वाला रूप दे चुकी थी कि कैसे उसने उसे रात भर परेशान किया और सोने नहीं दिया और न जाने कब तक उसके साथ वो सब करता रहा। ये सोचते सोचते ही अबीरा शर्म से पानी पानी हो रही थी और आदित्य से नजरें तक नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन आदित्य की ये हरकतें उसे काफी ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत पेन भी हो रहा था और खासकर उसकी बैक में जो ऑलमोस्ट दर्द से टूट रही थी, वो भी सिर्फ आदित्य की वजह से। और वह तो बेचारी जोर जोर से चिल्लाकर लोगों बुला भी नहीं सकती थी, आकर उसे बचा ले इस लिस्टी मॉन्स्टर से। आदित्य अवीरा के बालों को अपनी एक उंगली में फंसाते हुए अबीरा की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, वाइफी अब उठ भी जाओ और ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन भर तुम्हारे साथ यहाँ बिस्तर में पड़े रहने से, लेकिन फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना किसी भी चीज के लिए, क्योंकि तुम्हें इस तरह देखकर मैं फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं फिर से वही सब करूँ जो हमने रात भर किया था। ये बोलते हुए आदित्य की आवाज कुछ ज्यादा ही भरी और एनर्जेटिक लग रही थी, जिसे अबीरा के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे और वह बस मन ही मन बहुत ज्यादा रोना चाहती थी कि कहाँ आकर फंस गई मैं। लेकिन अफसोस वो रो भी नहीं सकती थी, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि अगर वह आदित्य की बात नहीं मानेगी तो आदित्य जरूर कुछ ना कुछ ऐसा वैसा जरूर करेगा। इसलिए वह धीरे धीरे कर अपनी घबराहट से आंखें खोलती है और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट के साथ कहती है, हस्बैंड तुम उठ गए? मुझे तो अभी भी नींद आ रही थी, लेकिन क्या करूं, कॉलेज के लिए भी तैयार होना है तो फ्रेश होने के लिए तो उठाना पड़ेगा ही, मैं चलती हूँ। ये सब अबीर ने एक साथ एक ही सांस में ही जल्दी जल्दी बोल दिया था और वह हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैसे ही वो उठकर जाने को होती है तभी उसकी पूरी बॉडी में एक दर्द की लहर दौड़ जाती है और वह एकदम से धम से फिर से आदित्य के ऊपर ही गिर जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, जिससे अबीरा एकदम से घबराकर अपने दर्द को ही भूल जाती है और वह कुछ रिएक्ट कर पाती है उससे पहले ही आदित्य तुरंत अवीरा को संभाल लेता है, जो अभी उसकी बातों पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि उसकी ये बीवी कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। लेकिन जब वो अबीरा के चेहरे पर दर्द के भाव देखा है तो जल्दी उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, क्या वाइफी तुम ठीक तो हो ना? तो अबीरा दर्द से अपनी कमर पकड़ते हुए थोड़ा गुस्से के साथ कहती है, कहाँ से ठीक रहूंगी मैं? रात को जो तुमने कारनामा किया यह उसी का नतीजा है। मेरी कमर पूरी की पूरी तुम्हें तोड़ डाली। ये बोलते बोलते हुए ही अबीरा एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया और फिर वह एकदम से अपनी नजरें नीचे कर लेती है, क्योंकि उसे सच में शर्म आ रही थी कि आखिर वह ऐसी बातें कैसे बेधड़क बोल सकती है। वही आदित्य भी अबीरा को इस शर्माता हुआ देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता और फिर अबीरा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बिल्कुल अनजान बनते हुए कहता है, मैंने कौन सा कारनामा किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आदित्य की ये बात सुनकर अबीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिर यह इंसान कितना बड़ा झूठा है, उसकी ऐसी हालत करने के बाद कैसे साफ मुकर रहा है, जिससे अबीरा भी गुस्से से मुंह फुला लेती है और अरे तिरछे मुंह बनाते हुए ब्लैंकेट खींचकर खुद को कर लेती है, क्योंकि वह आदित्य से लड़ने के चक्कर में खुद को तो भूल ही गई थी। और फिर खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो नाराजगी से आदित्य को देखती हैं, जैसे उस पर कितना जुल्म हुआ हो। वही आदित्य भी अबीरा की नाराजगी समझ रहा था, लेकिन अबीरा का ये स्वीट और सिली बिहेवियर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका इस तरह से ब्रलिश करना, मुंह फुलाना, बच्चों की तरह रूठ जाना। आदित्य पहली बार अबीरा को इस तरह देख रहा था, क्योंकि अबीर हमेशा ही अपने इमोशंस कभी भी आदित्य के सामने जाहिर नहीं करती थी और अब अबीरा इस हद तक बदल गई थी कि वो उस पर गुस्सा भी कर रही थी, तो ऐसी चीजों के लिए वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह, जिसकी वजह से आदित्य को अबीरा पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था और उसका दिल कर रहा था कि वो अबीरा पर अपना पूरा की पूरा प्यार लूटा दे और उसे हमेशा के लिए अपने पास ही रख ले, ताकि किसी की उस पर बुरी नजर तक ना पड़े।
आदित्य अबीरा का ब्लैंकेट खींचते हुए अबीरा को खुद के करीब कर लेता है, जिससे अबीरा एकदम से घबराकर ब्लैंकेट पर अपनी पकड़ कस लेती है और कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। अब तो आदित्य अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, आखिर अब हमारे बीच छुपाने के लिए बचा ही क्या है जो इस तरह मेरे सामने खुद को कवर कर रही हो। मैंने तो तुम्हें एक बार नहीं कई बार बिना कपड़ों के देखा, तो छुपाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है। आदित्य की घनघोर बेशर्मी देखकर तो अविरा अब सच में कहना चाहती थी कि तुम्हें तो नंबर 1 बेशर्म होने का अवार्ड मिलना चाहिए। आखिर कोई इतना कैजुअल ये बातें कैसे बोल सकता है। और आदित्य की आंखों में रति भर हिचकी चाहत नजर नहीं आ रही थी। अविरा आदित्य के लिए मन ही मन में न जाने कौन कौन सी गालियां और कम्प्लीमेंट पास कर ही रही थी कि तभी एकदम से आदित्य उठकर अविरा को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे अबीर एकदम से हैरान होते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, मुझे नीचे उतरो। तो आदित्य भी बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहता है, तो मैंने कौन से पहने हैं, जिसे अवीरा का मुंह तो एकदम से बंद ही हो जाता है कि आखिर वह इस बंदे से इन सब चीजों में बहस में बिल्कुल भी जीत नहीं सकती थी, क्योंकि उसके अंदर अभी भी शर्मा नाम का एस बाकी था जो आदित्य में तो दूर दूर तक नहीं था। आदित्य अवीरा को अपने साथ वॉशरूम के अंदर ले आता है और उसे बाथटब के हल्के गर्म पानी में डालते हुए कहता है, अब तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकालनी चाहिए, तुम इतना चपड़ चपड़ कब से करने लगी, हमेशा तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था और अब है कि तुम्हारा मुंह रुकने का नाम ही नहीं लेता। अवीरा आदित्य की बातें सुन मुंह बना लेती है और खुद में ही रहती है, अगडू खड़ूस कहीं का, खुद के मुंह में तो मैं जैसे टेप लगी हुई है, जो भी बोलता है ऐसा बोलता है कि कोई बोल ही ना पाए, आगे हूँ ड्राविल कहीं का। वही आदित्य भी अबीरा की बच्चों की जैसी हरकतें देख खुद को बड़ी ही मुश्किल से हंसने से रोक पाता है। वही गर्म पानी की वजह से अबीरा को भी अब बहुत हद तक अपनी बॉडी में सुकून महसूस हो रहा था और उसका दर्द मानो धीरे धीरे कर गायब होता जा रहा था। कुछ देर बाद आदित्य भी बाथटब पहनकर वापस से आ जाता है और फिर अबीरा के बालों को उसके आगे करते हुए उसकी नहाने में हेल्प करने लग जाता है। उसे बाथटब से बाहर निकलने में अबीरा का पूरा शरीर अब रिलैक्स हो चुका था और गरम गरम पानी की वजह से उसकी पूरी स्किन गुलाबी हो गई थी, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन आदित्य ही जानता था कि उसने कैसे बड़ी मुश्किल से अबीरा को इस तरह देखकर भी अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि आदित्य का दिल तो बार बार अबीरा की ओर खींचा चला जा रहा था और उसका बदला हुआ एटीट्यूड जिससे वो उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन आदित्य अपने दिमाग से सारी चीज झटकते हुए अबीरा को बाथटब पहना है। वही अवीरा चुपचाप बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चों की तरह आदित्य की बातें मानते हुए चुपचाप मुंह बंद करके खड़ी थी और आदित्य को बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी। लेकिन साथ ही अवीरा का दर्द कुछ हद तक काम हो चुका था, लेकिन दर्द उसे अभी भी हो रहा था, इसलिए वो मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाती है, पहले खुद ही तकलीफ दो और फिर खुद ही मरहम लगाने आ जाओ। अगर तुमने कल रात को खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। अवीरा साफ साफ पूरा इल्जाम आदित्य पर ही डाल रही थी कि सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है और वह अभी दर्द में है तो वो सब का जिम्मेदार आदित्य ही है। लेकिन अफसोस आदित्य उसकी आवाज क्लियरली सुन पा रहा था, उसके कहे हर एक शब्द जिसमें वो उसे ही सुना रही थी। लेकिन अबीरा को नहीं पता था कि आदित्य उसकी सारी बातें सुन रहा है, नहीं तो वह बेचारी गलती से भी यह बात नहीं बोलती, क्योंकि अबीरा जानती थी आदित्य को उंगली करना मतलब अपनी ही जान देने के बराबर था। तो आदित्य भी अब कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी बोल पड़ता है, तुम मुझ पर इंतजाम तो बड़े अच्छे से लग रही हो कि मैंने तुम्हें हाथ लगाया, लेकिन ये भी तो बोलो कि मैं तुम्हें हाथ क्यों लगाया। क्या मैंने कहा था तुम्हें इस तरह से ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनकर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ, मेरा कमरा सजाओ और इतना ही नहीं मुझे सेड्यूस करो। आदित्य का ये भाषण अवीरा एकदम से सुनकर हैरान होते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुमने सब सुन लिया। और फिर वह अपना सर पकड़ लेती है और खुद को ही कोसती है, कितनी बड़ी गधी हूँ मैं। लेकिन फिर एकदम से उसके दिमाग में कुछ आता है और फिर वह अपना सर एकदम से ऊपर कर आदित्य को देखते हुए कहती है, एक मिनट सेड्यूस मैंने तुम्हें कब किया, बल्कि ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैंने नहीं, बल्कि तुमने मेरा फायदा उठाया है और तुमने मुझे सेड्यूस किया था, मैंने तुम्हें नहीं। बाकी सब कुछ चीजों के लिए मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हारी यह बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ। खुद तो एक नंबर के ठरकी हो और ऊपर से सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। अब तो अवीरा भी अपनी भड़ास आदित्य पर निकल रही थी कि बाकी सब जाए भाड़ में, पहले मैं इस पति परमेश्वर को ही हैंडल कर लूँ। आखिर बीवियां पति पर भारी पड़ती है, पति बीवी पर नहीं।
ये सोचते हुए अवीरा आदित्य की बोलती बंद करने के लिए फिर से बोलना शुरू कर देती है, मैंने तो गलती कर दी और तुमने मेरी गलती में अपना ही फायदा ढूंढ लिया। सच में तुम कितने बड़े लिस्टी मॉन्स्टर हो, रात भर मेरा फायदा उठाने के बाद तुम मुझ पर ही इल्जाम डाल रहे हो। सच में तुम तो नहीं होती, बेशर्म भी हो। ये बोल अवीरा गुस्से से आदित्य को उंगली दिखाई है तो आदित्य भी कबीर का ये लड़ाकू रूप पहली बार देख रहा था कि उसकी इस स्वीट सी वाइफ को लड़ाई झगड़ा करना भी आता है, तो भला वह भी कहाँ रहने वाला था पीछे। इसीलिए आदित्य मुस्कुराते हुए अबीर की उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए अवीरा को धक्का देकर दीवार से लगाते हुए कहता है, अच्छा जी मैंने तुम्हें फंसाया है तो जरा मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हें फंसाया है। ये बोलते हुए आदित्य अबीरा के बेहद करीब था और अपनी गहरी सांसें वो उसके ऊपर छोड़ रहा था, जिससे अबीरा को तो थोड़ी ठंड लगने लगती है और वो बेचारी तो घबराकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी, क्योंकि इसी तरह रात को भी उसने उसे बेवकूफ़ बनाया था और अपने झांसे में लिया था। अबीरा एकदम से गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे उलझाओ मत, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा चालू किस्म के इंसान हो। एक तो मेरी जैसी मासूम बच्ची का फायदा भी उठा लिया और अब हो कि अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं हो रहे हो। सच में तुम बहुत बुरे हो। ये बोलते हुए अबीरा बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है जैसे उसके साथ बहुत बड़ी बाली नाइंसाफी हुई है। वही आदित्य अबीरा का ये जिद्दी बच्चों वाला एटीट्यूड देख अपना सर पकड़ लेता है कि यह तो अब उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, ऊपर से उसे लड़ भी रही है और बार बार एक ही चीज को घुमा फिराकर उसे परेशान कर रही थी। लेकिन तभी आदित्य के दिमाग में कुछ आता है और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैयार जाती है। आखिर क्या आइडिया आया आदित्य के दिमाग में और क्या अबीरा को मन पाएगा आदित्य उसके ऐसे बच्चों जैसे जिद्दी बिहेवियर को देखते हुए जानेंगे जल्द ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।